डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है टॉपिक करेंगे वो है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। और वाटर रिसोर्सेज जैसे आप जानते हैं कि जल जो है एक आधारभूत संसाधन है और जल की वजह से ही पृथ्वी पे जीवन है। और जल ही पृथ्वी को एक विशिष्ट ग्रह की जो उपाधि है वो दिलवाता है। और जल का जो उपयोग है, हम पीने के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए जो है और अन्य कार्यों के लिए जो जल का जो उपयोग है किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जल के स्रोत क्या हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर क्या हैं, कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो जल हमें जो प्राप्त होता है वर्षा से, वर्षण से जल प्राप्त होता है और हिम के पिघलने से जल प्राप्त होता है। और जो वर्षण से और हिम के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है वो सारा जल हमारे काम नहीं आता। बहुत सारा जो जल है वो नदियों के रास्ते बहकर महासागरों में चला जाता है और कुछ जल का जो है वाष्पीकरण हो जाता है। कुछ जल जो है नदियों में बहता है, तालाबों, झीलों में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम पृष्ठीय जल बोलते हैं, सतलीय जल संसाधन बोलते हैं। कुछ जो जल है वर्षण के रूप में जो प्राप्त होता है वो रिस-रिस कर जमीन के नीचे चला जाता है, जो कि भूमिगत जल संसाधन के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से उपलब्धता के आधार पर 3 प्रकार के जल संसाधन हैं: महासागरीय जल संसाधन, सतलीय जल संसाधन और जो है भूमिगत जल संसाधन। तो आज जो हम करेंगे वो महासागरीय जल संसाधन, ओशनिक वाटर रिसोर्सेज हम करेंगे। और इसमें ओशनिक वाटर रिसोर्सेज का जो महत्व है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राचीन समय से ही जो मानव है वो महासागरों का जो दोहन है भोजन सामग्री के लिए, खनिजों के लिए जो है करता आया है। और शुरू से ही जो महासागरों से प्राप्त जो मछली है वो मनुष्य के भोजन में शामिल रही है। और जो है महासागरों से हमें भविष्य में जो हमारी ऊर्जा जो खपत बढ़ेगी, तो हम बहुत सारी जो ऊर्जा है हमें महासागरों से प्राप्त होगी। और महासागर जो है हमारी जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं। तो इस तरीके से महासागरों का एज ए संसाधन के रूप में हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि महासागरीय जल संसाधनों का विस्तार कितना है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो है 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और इसमें से 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो एरिया पे जल का विस्तार है। बाकी बचता जो है 14.88 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया जो है सतलीय भाग है। तो इस लिहाज से देखें तो पृथ्वी के 71% भाग पे जल है और 29% भाग जो है सतल है। और पृथ्वी पे सतल और जो जल का जो वितरण है वो बहुत ही अनियमित है। जैसे हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में लगभग 60.7% हिस्से पे जल का विस्तार है और दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% हिस्से पे जल का विस्तार है। इस तरीके से देखें तो उत्तरी गोलार्ध को सतलीय गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जो है जलीय गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। और हमारी पृथ्वी पे जल और सतल का जो वितरण है वो एंटीपोडल है। एंटीपोडल प्रतिध्रुवीय जो है जल और जो है सतल का वितरण है, कि जो सतल के पीछे जो है जल का विस्तार है। और जो है हमें जो पृथ्वी पे जो जल संसाधन है वो महासागर के रूप में, इनलैंड सीज के रूप में और जो है जो खाड़ियों के रूप में हमें जो महासागरीय जल संसाधन है प्राप्त होते हैं। और जो महासागरीय जल संसाधन है हमारे जो है टोटल पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महासागर है पैसिफिक ओशन है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन है, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशियन है और चौथे पे आर्कटिक ओशियन है। तो क्षेत्रफल के आधार पर 4 महासागर हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ओशनिक जो ओशियन है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन किस प्रकार से हैं।
क्योंकि जो ओशियंस हैं, महासागर्स हैं, उनका हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स लेते हैं कि जो महासागर है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन किस प्रकार से हैं। तो पहला है ओशियंस एंड क्लाइमेट। तो जो महासागर हैं, वो हमारी जलवायु के प्रमुख नियंत्रक है, कंट्रोलर हैं, हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। और महासागर जो है सौर ऊर्जा के बचत बचत बैंक भी हैं। तो जहाँ पे ज्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, वहां पे महासागर क्या करते हैं, उस ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं और कमी वाले क्षेत्र में उस ऊर्जा को देते हैं, उसका वितरण करते हैं। तो इसलिए हमारी जलवायु को कंट्रोल करते हैं महासागर। दूसरा जो है, जो जल की विशेषता होती है कि जल जो है जल्दी से ठंडा नहीं होता, जल्दी से गर्म नहीं होता। तो इसी विशेषता के कारण जो है जो महासागरों के नजदीक जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे जलवायु क्या होती है, सम होती है। महासागर जो है अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु को विषम नहीं होने देते, अर्थात कि महासागरों के निकट क्षेत्रों में न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज्यादा ठंड रहती है। दूसरी ओर जो महासागरों से दूर आंतरिक क्षेत्र हैं, आंतरिक क्षेत्रों में क्या होता है कि सर्दियों में ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मियों में ज्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि वहां पे सतल का प्रभाव रहता है। तो इस तरीके से महासागर जो है हमारा दो तरीके की जलवायु का निर्माण करते हैं। एक महाद्वीपीय जलवायु होती है जो सतल भाग के अंदरूनी हिस्सों में पाई जाती है। दूसरी है महासागरीय जलवायु जो महासागरों के साथ लगते क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा जो है महासागर जो है, महासागरों के अंदर जो है बहुत सारी जल धाराएं चलती हैं, बहुत सारी जो है जल धाराएं करंट्स चलती हैं। और ये करंट्स जिस जिस तट के पास से गुजरती है, उस तट के हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तापमान वहां की वर्षा को ये जल धाराएं जो है प्रभावित करती है। और ये जल धाराएं जो है निम्न अक्षांशों से जो उच्च अक्षांशों को जल धाराएं चलती हैं, वो गर्म जल की जल धाराएं होती हैं। और जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की होती है, ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो इस तरीके से जो ओशियंस करंट्स हैं, ये जो है जो सौर ऊर्जा का जो है पुनर्वितरण जो है करती है, दोबारा से उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। और महासागर जो है हमारे जो एयर प्रेशर है, हमारा वायु दाब को भी प्रभावित करते हैं। जल की जो नेचर है, जल्दी से गर्म नहीं होना और जल्दी से ठंडा नहीं होना, तो इससे एयर प्रेशर जो है हमारा प्रभावित होता है। और एयर प्रेशर के प्रभावित होने से जो प्रिवेलिंग विंड्स है वो प्रभावित होती है। तो प्रिवेलिंग जो विंड्स हैं, प्रचलित जो पवने हैं, वो किसी सतल भाग में वर्षा का जो वितरण है, वर्षा की जो मात्रा है, वो प्रचलित पवनों पर जो है निर्भर करती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारे जो महासागर है हमारी जलवायु पर कितना उनका प्रभाव रहता है। दूसरा हम देखते हैं महासागर और खाद्य संसाधन, ओशियन एंड फूड रिसोर्सेज। तो महासागर जो है हमारे लिए जो है फूड जो है खाद्य जो सामग्री है वो उपलब्ध कराते हैं। कि जैसे हमारी जो है जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो जमीन पे जो खाद्य सामग्री का उत्पादन किया जाएगा भविष्य में वो कम पड़ जाएगी। तो मानव को इस बढ़ती हुई जो है जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें क्या है, महासागरों की ओर का रुख करना पड़ेगा। और महासागरों में जो हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है वो मत्स्य के रूप में, जैसे प्राचीन समय से ही मत्स्य जो है मनुष्य के जो फिशरीज है, मछली जो है मनुष्य के भोजन में शामिल रही है। और वर्ल्ड में जो है जहां भी मछलियां पकड़ने के लिए अनुकूल दिशाएं हैं, मछलियों के प्रजनन के लिए अनुकूल दिशाएं हैं, तो विश्व के कुछ जो है ऐसे क्षेत्र हैं मध्य अक्षांशों में जहां महाद्वीपीय मगन तटों की चौड़ाई जो है ज्यादा है, और वहां पे छिछला जो है महासागरीय क्षेत्र है, सूर्य की जो रोशनी है वो ज्यादा जो है गहराई तक वहां पे गहराई तक प्रवेश करती है।
ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है। तो मिडल लैटिट्यूड में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्ल्ड की अधिकांश जो मछलियां हैं पकड़ी जाती हैं। इनमें पहला जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पहला है। दूसरा है अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तीसरा है जो है प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और चौथा है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र है जहां वर्ल्ड की अधिकांश जो मछलियां हैं पकड़ी जाती हैं। तो मत्स्य के अलावा महासागरों में अनेकों जो है जलीय जीव हैं वो भी पकड़े जाते हैं जो कि भोजन में हमारे लिए काम आते हैं। तो जो जलीय जीव जो है महासागरों से पकड़े जाते हैं, शंबुक है, मोलस्क है, क्रस्टेशियन है, लॉबस्टर है, ये कह लीजिए स्क्वाड है, ओयस्टर है, और जो है समुद्री शैवाल है। तो इनको जो है महासागरों से प्राप्त किया जाता है। तो जो समुद्री शैवाल है, जापानी लोग, ताइवान के लोग और चीनी लोग जो है शुरू से जो समुद्री जो शैवाल है, समुद्र की जो एल्गी है, वो उनके भोजन में शामिल रही है। पश्चिम यूरोप के देशों में जो समुद्री शैवाल है उसका जो प्रयोग है वो खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है या दवाइयों में उनका यूज जो है किया जाता है। तो इस तरीके से तीसरी महत्वपूर्ण जो चीज हमें महासागरों से प्राप्त होती है वो है कि महासागरों से जो जीव जो पकड़े जाते हैं महासागरों से, उनसे हमें जो है मत्स्य जो तेल है, समुद्री जीव तेल प्राप्त होता है, उनसे चमड़ा प्राप्त होता है, समूर प्राप्त होती है, रोएं, और पशुओं के लिए चारा और दूसरी अन्य उपयोगी वस्तुएं जो है हमें समुद्री वस्तुओं से समुद्री ओशियन से प्राप्त हो रही हैं। तो ये है महासागर तथा जो खाद्य सामग्री है। तीसरा जो है महासागर का संसाधन कि महासागर और खनिज संसाधन, ओशियंस एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो महासागरों से हमें अनेकों प्रकार के धात्विक और अधात्विक जो खनिज हैं प्राप्त होते हैं। महासागरों में जो खनिज मिलते हैं वो हमें कुछ महासागरों के पानी में घुले हुए और निलंबित कणों के रूप में, कुछ जो है जो खनिज हैं महासागरों की तली पे जो है निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ जो है महासागरों के जो है जो अपतटीय भाग हैं उनके नीचे दबी हुई अवस्था में कुछ मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रमुख रूप से जो महासागरों के जो जल से घुली हुई अवस्था में जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं उसमें नमक है, ब्रोमीन है, मैग्नीशियम है जो महासागरीय जल से हमें प्राप्त होता है। और कुछ जो है जो अन्य खनिज है, लोहा है, टिन है, बॉक्साइट है, सोना है, चांदी है। ऐसे जो खनिज है, बहुत सारे खनिज ये सतलीय भागों से बहते जल के द्वारा बह के आ जाते हैं और महासागर की तली में इनका निक्षेप हो जाता है। और जो कुछ महत्वपूर्ण जो है जो खनिज संसाधन हमें महासागर से प्राप्त होते हैं उनमें है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो महत्व है सबसे ज्यादा है जो महासागरों से जो खनिज प्राप्त होते हैं। और वर्ल्ड में जितना भी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है प्राप्त की जा रही है उसका लगभग जो है 20% हिस्सा जो है अपतटीय इलाकों से, महासागरों के अंदर से उसका जो खनन है खनिज तेल का और प्राकृतिक गैस का किया जा रहा है। और वर्ल्ड में 75 से ज्यादा देश हैं जो अपतटीय क्षेत्रों से जो है प्राकृतिक गैस और जो तेल का खनन करते हैं। इनमें मध्य पूर्व के देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और जो है नॉर्वे है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, यूक्रेन है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश जो है अपतटीय क्षेत्रों से जो खनिज तेल का जो खनन कर रहे हैं। भारत में भी जो मुंबई से जो वेस्टर्न घाट से मुंबई वेस्टर्न घाट है उससे 167 किलोमीटर की दूरी पे मुंबई हाई नामक जगह है, वहां से जो खनिज तेल का पेट्रोलियम का जो खनन है किया जा रहा है। 2000 मीटर की गहराई से जो वहां से जो खनिज तेल है मुंबई हाई से प्राप्त किया जा रहा है। तो ये है महासागर हमारे लिए जो है मिनरल रिसोर्सेज जो प्रदान करते हैं, हमारे लिए खनिज संसाधन प्रदान करते हैं। चौथा जो है पॉइंट है ओशियंस एंड एनर्जी रिसोर्सेज।
महासागर और ऊर्जा संसाधन। तो महासागरों से हमें जो है बहुत सारे ऊर्जा के संसाधन भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारी ऊर्जा जो है महासागरों से प्राप्त होती है। तो महासागरों से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, 4 टाइप की ऊर्जा हमें महासागरों से प्राप्त होती है। पहली है टाइडल एनर्जी, जो है ज्वारीय ऊर्जा है। दूसरी है तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी। तीसरी ऊर्जा है महासागरीय जल के तापांतर से प्राप्त ऊर्जा, और चौथी है जियोथर्मल पावर एनर्जी, जो है भूतापीय ऊर्जा है। तो 4 तरीके की जो एनर्जी है हम महासागरों से प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम टाइडल एनर्जी लेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। जो महासागरों का जो जल है 24 घंटे में एक बार ऊपर की ओर जाता है और दूसरा नीचे की ओर, ऊपर की ओर चढ़ता है फिर नीचे की ओर गिरता है। इसको ज्वार भाटा कहा जाता है। तो जब महासागरों में ज्वार आता है, तो ज्वार से जब महासागरों का जल ऊपर चढ़ता है, तो ऊपर चढ़ने से जो नदियों की एस्चुरीज हैं, जो तंग नदियों की जो है नैरो जो है एस्चुरीज है, उनमें जो है ज्वार आने से समुद्र का जल उन एस्चुरीज में घुस जाता है। तो वहां पीछे फिर उनके उस एस्चुरी के पीछे जो है बांध बनाकर उस जल को, जो चढ़ा हुआ जल है, उसको रोक लिया जाता है। तो जब भाटा आता है, समुद्र का जल जो नीचे गिरता है, तो फिर जो है पीछे जो रोका गया जल है उसको टरबाइन पे गिराकर और जनरेटर चलाकर जो है विद्युत पैदा की जाती है। दूसरा है वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा। तो महासागरों में जो ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं, उनसे भी जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं, जापान है, नॉर्वे है और यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि जो है महासागरों से उठने वाली लहरों से जो ऊर्जा है वो प्राप्त कर रहे हैं। भारत में भी एक जगह है विजनजाम, तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर जगह है विजनजाम। वहां पर तरंग ऊर्जा से विद्युत पैदा करने का एक संयंत्र जो है लगाया गया है। नेक्स्ट ऊर्जा है महासागरीय जल के तापांतर से प्राप्त ऊर्जा। तो महासागरों में जो जल होता है, एक ऊपर सतह का जो जल है और एक नीचे अध सतह का जो जल होता है, दोनों के तापमान में अंतर होता है। तो ऊपर जो महासागरों का, जैसे हम उष्ण कटिबंध में देखते हैं, तो महासागरों का जो सतही जल है, ऊपर का जो जल है, उसका जो तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं पे हम जो है 1000 से जो है 3000 किलोमीटर, सॉरी 1000 से 3000 मीटर की गहराई पर नीचे जाते हैं, तो उसी जल का जो तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार जो है ऊपर का जल है और जो नीचे के जल में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है। तो यही जो है टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है, इसी टेम्परेचर के ग्रेडियंट से जो है जनरेटर चलाकर जो ऊर्जा है पैदा की जाती है। जो तापांतर में, जो महासागरीय जल के तापांतर में जो अंतर है, डिफरेंस है, इसी से जो है जनरेटर चलाकर जो है ऊर्जा पैदा की जाती है। तो कुछ देश हैं जैसे बेल्जियम है और जो क्यूबा है, वहां पे जो है तैरने वाले जो जनरेटर है ऐसे विकसित किए गए हैं, और वो जो है महासागरीय जल के तापांतर से जो एनर्जी है वो प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ऊर्जा जो है महासागरीय जल से प्राप्त कर सकते हैं वो भूतापीय ऊर्जा है, जियोथर्मल पावर एनर्जी। तो महासागर के जो किनारों पे, जो तटीय भागों में, जब महासागर की तली में कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा को जो है स्टोर करके, उस ऊष्मा से जो है जो एनर्जी है, जो थर्मल पावर एनर्जी जो है बनाई जा रही है, उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। क्योंकि नीचे से जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बहुत सारी जो है जो जलवाष्प जो है बाहर निकलती है, बहुत सारी भाप बाहर निकलती है। तो उस भाप को जो है स्टोर करके और उसको से जो है टरबाइन चला के जो एनर्जी पैदा की जाती है, तो इस तरीके से जो एनर्जी पैदा की जाएगी उसको जियोथर्मल जो है पावर एनर्जी कहते हैं।
तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि महासागर हमारे लिए जो है ऊर्जा के संसाधन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महासागर जो है परिवहन और जो है संचार के साधन के रूप में महासागर परिवहन तथा व्यापार। तो पहले जो हम देखते थे कि जो महासागर होते थे वो महाद्वीपों को अलग-अलग करने के लिए महाद्वीपों को अलग करने के लिए एक अवरोध के रूप में जाते थे कि महासागर जो है महाद्वीपों को अलग करते हैं। परंतु आजकल जो है महासागरीय जो परिवहन है उसकी वजह से अब ये जो है हम देखते हैं कि जो महासागर हैं वो महाद्वीपों को जोड़ने की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वर्ल्ड का जो व्यापार है वो ओशियन रूट्स के माध्यम से ही होता है। तो आजकल जो है जो ओशियंस हैं वो महाद्वीपों को जोड़ने की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। तो जो महासागरीय जो परिवहन है उसकी क्या विशेषताएं हैं? महासागरीय परिवहन की जो है प्रमुख रूप से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशियन ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम देखते हैं कि महासागर जो है यातायात और परिवहन के प्राचीनतम और सस्ते साधन है। दूसरी विशेषता होती है कि जल मार्ग जो है नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और उनके जो है रख रखाव और निर्माण में ज्यादा पूंजी नहीं लगानी पड़ती। तीसरी जो विशेषता होती है कि जल जो है उत्प्लावक होता है। उत्प्लावक होने के लिए इसका प्रयोग करने में कम प्रेरक शक्ति की, कम जो है खींचने की जो शक्ति की जरूरत पड़ती है। चौथा जो है महासागरीय जो परिवहन की विशेषता है कि महासागरीय जो मार्ग होते हैं विश्व मार्ग होते हैं, उस पे किसी देश का अधिकार नहीं होता। जैसे सतलीय जो है परिवहन के मार्गों पे हम देखते हैं कि किसी देश का अधिकार रहता है। पांचवी जो विशेषता है कि महासागरीय मार्गों में ऊंचाई निचाई नहीं होती। ऊंचाई निचाई नहीं, जैसे सतल मार्गों में क्या होता है कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो ऐसी ऊंचाई निचाई जो है महासागरीय परिवहन के मार्गों में नहीं पाई जाती। और नेक्स्ट जो विशेषता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिनका वेट तो ज्यादा होता है और मूल्य कम होता है, जैसे आयरन ओर है, कोयला है, खादानें हैं। तो इनको ढोने के लिए महासागरीय जो जल परिवहन है बहुत ज्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि जो जल परिवहन है वो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो कम मूल्य और ज्यादा भार वाली वस्तुओं को ढोने के लिए जो महासागरीय जो परिवहन है बहुत ही अनुकूल रहता है। नेक्स्ट जो विशेषता है महासागरीय परिवहन की, कि महासागरीय परिवहन की जो सातवीं विशेषता है कि आजकल जो है रेफ्रिजरेटेड जो है जलयान आ गए हैं, प्रशीतन युक्त जहाज आ गए हैं। तो उनके आने से जो शीघ्र नष्ट होने वाली पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे सब्जियां हैं, मांस है, अंडे हैं, जो है दुग्ध पदार्थ हैं, तो इनका जो परिवहन भी पॉसिबल हो गया है। तब महासागरों के माध्यम से, महासागरों के मार्गों से हम जो है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का जो परिवहन भी कर सकते हैं। तो संसार के जो प्रमुख परिवहन मार्ग हैं, 6 प्रमुख जो है वर्ल्ड के जो है परिवहन मार्ग हैं। पहला मार्ग है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक रूट। दूसरा है द केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष मार्ग है दूसरा। तीसरा स्वेज कनाल जो है मार्ग है। चौथा वर्ल्ड का जो है पनामा कनाल जो है मार्ग है। पांचवा जो है नॉर्दर्न पैसिफिक रूट जो है उत्तरी प्रशांत सागरीय जो है मार्ग। और छठा है सदर्न अटलांटिक रूट जो है दक्षिण अटलांटिक महासागरीय मार्ग। तो ये संसार के 6 प्रमुख जो है महासागरीय मार्ग हैं, जहां से वर्ल्ड का जो है ज्यादातर जो व्यापार है इन्हीं जो है परिवहन के मार्गों से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये मानचित्र है। मानचित्र में ये वर्ल्ड के जो प्रमुख जो है ये महामार्ग जो है, जो जल यातायात के मार्ग हैं, इनको इन मानचित्र के द्वारा शो किया गया है, दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं ओशियंस एंड ड्रिंकिंग वाटर।
जो महासागरों का हमारे लिए महत्व है, महासागर और जो है पेयजल। तो महासागर और जो पेयजल है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में क्या है कि पीने के पानी की समस्या हो गई है। कारण क्या है? कारण है कि हम जो हमारे भूमिगत जल संसाधन हैं, हम उनका जो दोहन है बड़ी तीव्रता से कर रहे हैं और उनका उतना जो है रिचार्ज जो है नहीं हो पाता। कारण क्या है कि जो ज़मीन में जो पानी रिस के जाता है, धीमी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पानी पे रिस के जाता है और हम नलकूपों के माध्यम से बहुत ज़्यादा पानी जो है नीचे से बाहर खींच लेते हैं। तो बहुत सारे देशों में जो है ये पीने के पानी की समस्या है। तो भविष्य में जब बहुत से देशों के सामने पीने की समस्या आएगी, तो महासागर जो हैं, वहाँ पे पीने की पानी की समस्या का जो हल है, वहाँ पे निकल सकता है। और क्योंकि महासागरों में जो जल है वो खारा है और विश्व का 71% भाग जो है जल है। तो महासागरों में बहुत सारा जो जल है वो स्टोर है, परंतु वो जल जो है मनुष्य के काम नहीं आता क्योंकि वो जो जल खारा है। और 1 किलोग्राम जो महासागरीय जल है उसमें लगभग 35 ग्राम जो है सॉल्ट्स होता है, नमक होता है, लवण होता है। तो वो पीने के योग्य नहीं है। उसको सिर्फ जो है महासागरीय जल को उसका ट्रीटमेंट करके ही, उसको उपचारित करके ही पीने योग्य जो है बनाया जा सकता है। तो वर्ल्ड में जो है 1989 का डाटा है वर्ल्ड में। तो 1989 में 7536 डिसैलिनेशन जो सेंटर है स्थापित किए गए हैं। महासागरों के जल को जो साफ करने की जो 2 तकनीक है, पहले है डिसैलिनाइजेशन जो है, और दूसरा है कि जो महासागरों का जो खारा जल है उसको एक विशेष फिल्टर के द्वारा छानना। तो जो डिसैलिनाइजेशन जो तकनीक है वो ज़्यादा फेमस है और ये तकनीक थोड़ी महंगी भी है और इसमें जो है ऊर्जा की भी खपत होती है, परंतु ज़्यादा जो पॉपुलर है ये डिसैलिनाइजेशन तकनीक है और इसी से जो है वर्ल्ड में ज़्यादातर जो महासागरों का खारा पानी है इसी से उपचारित करके और उसको पीने योग्य जो है बनाया जा रहा है। तो 1989 में 7500 जो है 36 डिसैलिनाइजेशन जो है सेंटर वर्ल्ड में स्थापित थे और इन 7536 संयंत्रों में से जो है पूरे 7536 जो संयंत्र हैं, ये 13 बिलियन घन मीटर पीने योग्य पानी जो है इनमें से निकलता है। और इन संयंत्रों में से 60% जो संयंत्र हैं वो मध्य पूर्व के देशों में है। इसमें 60% जो संयंत्र है मध्य पूर्व के देशों में है, 13% नॉर्थ अमेरिका में है और 10% यूरोप में है और बाकी 7% अफ्रीका में है। एशिया में ये सेंटर जो है बहुत कम है, ज़्यादा ये सेंटर अभी स्थापित नहीं है क्योंकि एशिया में बहुत सारी जो नदियाँ बहती हैं और स्वच्छ जल प्रदान करती हैं, तो एशिया में अभी और इसी और जो है ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है जो आखिरी पॉइंट है महासागर हमारे संसाधन, हमारे लिए किस तरीके से संसाधन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है महासागर और राजनीति, महासागर, ओशियन एंड पॉलिटिक्स। तो क्योंकि हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है पहले के पॉइंट ऑफ कि महासागरों से हमें जो है अनेकों प्रकार के खनिज, अनेकों प्रकार की जो है खाद्य सामग्री जो है और जो है ऊर्जा संसाधन और जो है हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए जो है विश्व की जो राजनीति है वो भी विश्व की महासागर जो है विश्व की राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो ज़्यादा प्रभावशाली देश है, ज़्यादा जो प्रभावशाली जो विकसित राष्ट्र हैं, वो क्या करते हैं कि अपने लिए जो सामरिक रूप से जो महत्वपूर्ण जो द्वीप होते हैं उन पे कब्जा करते जा रहे हैं। अपने सैन्य ठिकानों को स्थापित करने के लिए उन द्वीपों पर उनका जो कब्जा है उन्होंने स्थापित कर रखा है। और जैसे जो हमने देखते हैं जैसे मैकिंडर ने एक थ्योरी दी थी, हार्टलैंड हृदय स्थल जो थ्योरी है, तो मैकिंडर ने भी जो है स्पष्ट अपनी थ्योरी में कहा था, उसने समुद्रिक शक्ति को जो है प्रधानता अपनी थ्योरी में, हार्टलैंड थ्योरी में दी थी।
और इस मैकेंडर की थ्योरी के अनुसार अनुसार जो है, जो देश जो है यूरेशिया के हार्टलैंड पे, हार्टलैंड जो है वो यूरेशिया का मध्य भाग है, तो जो देश जो है हार्टलैंड को काबू रखेगा वो वह विश्व द्वीप पर राज करेगा। विश्व द्वीप जो है यूरेशिया और अफ्रीका है, और जो विश्व द्वीप को काबू रखेगा वो पूरे संसार पे राज करेगा। ये मैकेंडर की जो हार्टलैंड थ्योरी है, और मैकेंडर ने माना था कि विश्व विजय जो महासागरों के सीने पे खड़े होकर प्राप्त की जा सकती है। और इस तरीके से जो है बहुत से देशों में कि महासागरों से बहुत सारा जो है हमें खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, तो उन देशों में क्या है कि बहुत ज्यादा जो विवाद जो है संसाधन प्राप्त करने के लिए विवाद जो है पैदा उत्पन्न हो जाता है। तो उस जो है विवाद को सोल्व करने के लिए वर्ल्ड के देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कानून बनाए गए हैं जो है, और उन कानूनों से उन विवादों का जो निपटारा है किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके देखा है कि महासागर जो है हमारे लिए किस तरीके से जो है संसाधन है, हमारे लिए किस तरीके से महासागर कितने रूपों में हमारे काम आते हैं, और महासागर हमारे लिए जो है जो कह सकते हैं महासागर मनुष्य के लिए संसाधनों की भविष्य निधि है। थैंक यू।